एक इंडिपेंडेंट इवेंट को एक लाइन में समझ लेते हैं। सपोज करो हमारे पास एन इवेंट्स दिए गए हैं, ठीक है, जो कि सेम सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड है। मीन्स लेट इवन ई1 ई2 ई3 डॉट en विल बी एन इवेंट्स where e1 e2 e3 dot en are associated with same sample space, then e1 e2 e3 dot en will be independent event if and only। मतलब ये e1 e2 e3 dot n जो इवेंट्स दिए गए हैं ये इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाएंगे जब, सुनिएगा सिंपल सी बात है, ये सारे के सारे इवेंट इंडिपेंडेंट होंगे अगर इनके एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी, मीन्स e1 एंड e2 एंड e3 एंड e4 एंड डॉट 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 en, इनके एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी अगर इक्वल आ रही है इनके अलग अलग होने की प्रोबेबिलिटी के, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ e1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ e2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ e3 डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ en, then e1 e2 e3 dot 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 en will be independent इवेंट। क्या होंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे, ठीक है। मतलब कितने भी इवेंट दिए हों अगर उनके एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी, मीन्स उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी अगर इक्वल आ रहे हैं उनके अलग अलग प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के, तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट है, खत्म बात, ठीक है, सिंपल सी। अगर नहीं आ रही तो वो डिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है, ओके। तो चलिए ऐसे ही अगर हम लोग अब बात कर लेते हैं जो हम लोग पहले सीखे थे इसके प्रीवियस वीडियो में, अगर वही दिए हुए इवेंट हमारे डिपेंडेंट हैं तो उस समय हम लोग मल्टीप्लिकेशन में कौन सा फार्मूला यूज करते थे। सपोज करो मान लो ये दो इवेंट हैं, कोई इवेंट ई है और एफ है, ठीक है। अगर इन एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं और सेम सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड है, इनकी प्रोबेबिलिटी लिखते थे क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो अगर इनके एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी निकालते थे तो वो कुछ इस तरीके से आता था। क्या आता था? किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी पहले फाइंड कर लेते, मीन्स पी एफ को इधर मल्टीप्लाई किए होंगे, ये समझना, ठीक है। और एक हो गया जो है तो दूसरे की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते थे। तो इस तरीके से एक साथ होने की क्या करते थे? प्रोबेबिलिटी फाइंड करते थे, ठीक। लेकिन अगर यही ई एंड एफ, मान लो यही ई एंड एफ सेम सैंपल से एसोसिएटेड है, मीन्स लेट ई एंड एफ आर एसोसिएटेड विथ, ये सबसेट का मतलब समझ रहे हो ना, इसी सेम सैंपल स्पेस से लेकर बनाया गया है, ठीक है, एसोसिएटेड विथ सेम सैंपल स्पेस। तो उस समय आप सुनिएगा ध्यान से, ये सेम सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड है, साथ ही साथ अगर ये इंडिपेंडेंट रह गए, मीन्स ई एंड एफ बोथ आर इंडिपेंडेंट, अगर ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब है कि इनके अलग की प्रोबेबिलिटी जो होगी उनका प्रोडक्ट जो है इनके एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी के बराबर आएगा। मीन्स इनका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, अब कहने का मतलब ये हो गया कि इनके अलग अलग की प्रोबेबिलिटी जो है क्या हो जाएगी? इनके एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी जो है इनके अलग अलग प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के इक्वल आएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये इंडिपेंडेंट रहे तो ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ है ये क्या हो जाएगा? सर जी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यानी कि अगर यही इंडिपेंडेंट रहे तो अब कुछ नहीं करना है, अब हमको जो है ये वाला फार्मूला ना यूज करके इफ़ दे आर इंडिपेंडेंट, मतलब ये अगर इंडिपेंडेंट हो गए, इंडिपेंडेंट, अभी क्या थे? डिपेंडेंट थे। जब डिपेंडेंट रहते हैं तो उस समय हम लोग ये फार्मूला यूज करते हैं, लेकिन अगर ये इंडिपेंडेंट है, इफ़ इंडिपेंडेंट तो इनके एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इनके दोनों इवेंट के अलग अलग होने की प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होगी, ठीक है। ऐसे मान लो 3 इवेंट हैं, अगर वो इंडिपेंडेंट है, 3 तो छोड़िए हम लोग जनरलाइज कर चुके हैं, फिर भी देख लो, मान लो ई एफ एंड जी ये तीनों क्या है? इंडिपेंडेंट हैं। तो सिंपल सी बात, अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो इनके एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी मीन्स ई एंड एफ एंड जी एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो इनके अलग अलग होने की प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के इक्वल आएगी, नो डाउट, ठीक है। ये हमारा क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट का कॉन्सेप्ट है।
अब लोग इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का जो केस होता है ना वो सेट थियरी के लिए होता है, लेकिन इंडिपेंडेंट जो चेक करने का तरीका होता है ना वो प्रोबेबिलिटी से किया जाता है। मतलब ये हो गया ना, जैसे दो इवेंट इंडिपेंडेंट हैं तो हम क्या करेंगे कि उनके एक साथ की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, मीन्स दोनों के इंटरसेक्शन की, और उसके बाद अलग अलग के निकालेंगे। देखेंगे कि उन दोनों का प्रोडक्ट इनके एक साथ के प्रोबेबिलिटी निकालने के प्रोडक्ट इनके एक साथ के प्रोबेबिलिटी निकाले गए अगर इक्वल आ गया, मीन दोनों का प्रोडक्ट उनके एक साथ के, तो वो दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाएंगे। ठीक है, यही टेक्निक लगाएंगे हम लोग इंडिपेंडेंसी चेक करने के लिए। ठीक है, अगर इंडिपेंडेंसी चेक करना है तो सिंपल सी बात है, दो हर दिए हुए इवेंट की प्रोबेबिलिटी एक साथ फाइंड करेंगे और उनके सेपरेट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करके प्रोडक्ट करेंगे। देखेंगे कि दोनों का रिजल्ट जो है एक साथ वाले का उनके प्रोडक्ट वाले का अगर बराबर आ गए तो वो इंडिपेंडेंट कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या करते हैं कि सर जी हम क्या करते हैं कि जो भी इवेंट दिए गए हैं उनका एक साथ इंटरसेक्शन लेते हैं। आपको पता है कि अगर दिए हुए इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो उनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, नल सेट आएगा। क्या आएगा, नल सेट आएगा, मीन्स उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं होगा। तो आप देखोगे कि दिया हुआ इवेंट अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो सिंपल सी बात है भाई, उसके अंदर कुछ एलिमेंट आएंगे ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए आप यहीं पर देख लो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मान लो E1 EF जो है क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा सर जी, इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, फाई आएगा, नल सेट आएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो हम चेक करेंगे क्या उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है। फाई मतलब उसके अंदर कुछ है ही नहीं, जीरो। क्या उनके प्रोबेबिलिटी जीरो आ रही है, अगर जीरो आ रही है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ऐसे 3-4 इवेंट के लिए हम उनके इंटरसेक्शन की वैल्यू चेक कर लेंगे, लेकिन हम सेपरेट की बात नहीं करेंगे। सेपरेट वाला जीरो होगा ऐसा कोई गारंटी नहीं, लेकिन उनके एक साथ होने की मीन्स E1 इंटरसेक्शन, मतलब अगर मान लो ABCD दिया है, ठीक है, और करेक्ट चेक करिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो आप क्या करिए A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D सबकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए। ठीक है, मीन्स वो सब इवेंट एक साथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। इसका मतलब ये है कि उनका इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। मीन्स उन चारों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो रहे हैं। और अगर दो दो को देखना है तो दो दो को पकड़ के उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी चेक कर लीजिए। अगर जीरो आ रहा है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरी में चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया सर जी, इंडिपेंडेंट का मतलब ये हो गया कि उनके एक साथ की प्रोबेबिलिटी, जैसे ये देखिए उनके अलग अलग प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के इक्वल आएगी। ठीक है, आइए क्वेश्चन लेते हैं और इसको करते हैं। कर रहे हैं ए डाई इज थ्रोन, एक डाई को थ्रो करते हैं। उसके बाद कर रहे हैं इफ़ ई इज़ द इवेंट द नंबर अपीयरिंग इज अ मल्टीपल ऑफ 3। एक डाई है, ठीक, इसको उन्होंने थ्रो किया। अब डाई है, थ्रो किए हैं, तो इसके सैंपल स्पेस में एलिमेंट क्या आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6 आ सकता है। ठीक है, जिसमें क्या बोल रहा है, करेक्ट ई कोई इवेंट है, द नंबर अपीयरिंग इज मल्टीपल ऑफ 3, मीन्स इवेंट ई में क्या आ रहा है, मल्टीपल ऑफ 3 जो है नंबर आ रहा है, मीन्स 3 और 6। ठीक, और एफ बी द इवेंट द नंबर अपीयरिंग इज इवन। एफ कोई इवेंट है जिसमें नंबर क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है, मीन्स 2 4 6 आ रहा है। ठीक, कह रहा है देन फाइंड वेदर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखना इंडिपेंडेंट की कंडीशन क्या है, बस एक ही कंडीशन है कि आप इन दोनों की एक साथ प्रोबेबिलिटी निकालिए, मीन्स ई इंटरसेक्शन एफ का, और उसके बाद इनके अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालिए और उनका प्रोडक्ट फाइंड करिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गए तो ये इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो आइए पहले इनके सेपरेट प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ई में कितने एलिमेंट हैं, 2 हैं। सैंपल स्पेस में कितने हैं, 6 हैं, तो आगे 1/3। वैसे ही आप इनकी प्रोबेबिलिटी निकालिए एफ की। बताइए कितने एलिमेंट हैं, सर जी 3, और सैंपल स्पेस में कितने हैं, सर जी टोटल हैं 6 एलिमेंट, 1/2। यानी इनके अलग अलग प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1/3 1/2। तो इनके प्रोडक्ट की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, बोलो, इनके प्रोडक्ट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/3 × 1/2 मीन्स 1/6। वैसे ही आप जो है इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो इंटरसेक्शन का मतलब इनके इंटरसेक्शन में एलिमेंट कितने आ रहे हैं अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। अच्छा, तो इनका इंटरसेक्शन देखिए क्या आ रहा है, इनके इंटरसेक्शन की बात किया जाए, ई इंटरसेक्शन एफ मीन्स जो दोनों में हो वो हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 6 जो है दोनों में दिख रहा है। यानी एक इवेंट है, एक एलिमेंट है, इवेंट नहीं एलिमेंट। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ गए इसमें, सर जी सिर्फ एक आया है। ठीक है, तो यहाँ पुट कर दो
1/6। तो आप देखिए इनके एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी इनकी प्रोडक्ट के प्रोबेबिलिटी के इक्वल आ रहा है, मीन्स 1/6 इसकी भी आ रही है, 1/6 इसका भी आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि सर E and F both are independent, अच्छा अगर यही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बात कर देते क्या करते, तो उसके लिए हमें इस प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं, हम इसके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते। अगर इसके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाती, 0 आ जाती, 0, तो वो क्या हो जाता, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाता। मीन्स E and F क्या हो जाते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाते हैं। अगर इफ़ ये 0 हो जाता तो E and F क्या हो जाते, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाते। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अनबायस्ड डाइस इज थ्रोन ट्वाइस। एक अनबायस्ड मतलब बाइसिंग नहीं है डाइस में। डाइस में कैसे बाइसिंग हो सकती है, सिंपल सी बात है, या तो उसके मास को इम्बैलेंस कर दो, कहीं वेट इधर उधर बढ़ा दो, या उसमें किसी नंबर की रिपीटेशन कर दो, ठीक है, तो अनबायस्ड बन जाएगा। ठीक है, चलिए मान लो ये डाइस है, एंड अनबायस्ड डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, 2 बार इसको टॉस कर, थ्रोन ट्वाइस। ठीक है, उसके बाद सुनिएगा, कर रहे हैं लेट ए बी द लेट इवेंट ए बी दी लेट द इवेंट ए बी odd number on the first throw एंड बी बी द इवेंट odd number on the second throw। ए इवेंट कैसा है, ए इवेंट वो इवेंट है जिसमें odd नंबर फर्स्ट थ्रो पे है, यानी पहले थ्रो पे जो है odd नंबर आ रहा है, लेकिन दूसरे थ्रो पे क्या आ रहा है उसने कुछ बोला नहीं है। ठीक है, odd नंबर ऑन दी फर्स्ट थ्रो, यानी कि odd नंबर फर्स्ट थ्रो पे आना ही चाहिए। तो मान लो 1 आ गया, तो 1 के साथ क्या क्या आ सकते हैं सर जी, दूसरे थ्रो में भी 1 आ जाए, या 1 के साथ 2 आ जाए, या 3 आ जाए, या 4 आ जाए, या 5 आ जाए। ये कौन सा इवेंट है, ए है, या 6 आ जाए। वैसे ही मान लो odd नंबर अगर 3 आ गया, 3 के साथ 1 2 3 4 5 6। ठीक, वैसे मान लो odd नंबर अगर 5 आ गया, 1 2 3 4 5 6, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और बी क्या है, odd नंबर ऑन दी सेकंड थ्रो। बी कह रहा है कि odd नंबर आना चाहिए सेकंड थ्रो। पहले वाले की बात ये लोग नहीं बता रहे क्या आएगा, तो मान लो odd नंबर सेकंड थ्रो पे चाहिए, मान लिया अगर सेकंड थ्रो पे 1 आया है, तो पहले वाले पे 1 भी आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। या मान लो सेकंड थ्रो odd नंबर 3 आया है, तो पहले क्या क्या आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ठीक, मान लो सेकंड odd नंबर 5 आ गया, तो पहले क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। मीन्स ये क्या है, हमारे पॉसिबल एलिमेंट्स हैं ये दिए हुए इवेंट के। कह रहा है कि देन चेक द इंडिपेंडेंसी ऑफ इवेंट ए एंड बी। तो ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ, सिंपल कंडीशन है, लिख लीजिए, ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ, क्या कि इनके एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल आनी चाहिए इनके अलग अलग होने की प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट की। अगर ऐसा हुआ तो ये इंडिपेंडेंट, नहीं तो नहीं। आइए इनके अलग अलग के प्रोबेबिलिटी निकलते। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट 18, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, 2 डाई को थ्रो किए हो तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आएंगे, तो नंबर ऑफ फेसेस, ये मैं फार्मूला पहले भी लिखा चुका हूँ, टू दी पावर नंबर ऑफ थ्रो, तो नंबर ऑफ फेसेस 6 का है, 2 बार थ्रो किए 36 आएगा। ठीक है, तो टोटल 36, तो ये हो गया 1/2। बी की प्रोबेबिलिटी बताइए सर जी, छतरी का 18 एलिमेंट है, टोटल सैंपल स्पेस 36 है, तो 1/2। एंड ए इंटरसेक्शन बी बताइए कौन कौन एलिमेंट आ रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी में। पहला नंबर 1,1 आ सकता है, ठीक, दूसरा नंबर 1,2 इसमें है, लेकिन इसमें 1,2 नहीं है कहीं पर भी, 1,3 है, इसमें है,
1,3 भी है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, आगे सेलेक्ट करिएगा। 1,4 नहीं होगा, ठीक है। 1,4 नहीं है इसमें। 1,5 होगा, 1,5 ये रहा, ये हो गए 1,5 मीन्स 1,5 भी आ गया। आगे देखिएगा 1,6 नहीं होगा, 3,1 होगा, 3,1 ये रहा, ठीक। ऐसे अगर हम देखते जाए तो ये नहीं होगा, ये होगा, चेक कर लीजिए, दिखेगा उसी में, ये देखिए, ये नहीं होगा, ये होगा, 3,5 चेक कर लीजिए, इसी में कहीं होगा, ये है। वैसे ही ये नहीं होगा, ये वाला होगा, 5,1 चेक करिए, यहीं कहीं होगा, 5,1 ये रहा, ठीक। वैसे ही ये नहीं, ये वाला होगा, 5,3 चेक करिए, ये रहा। मीन्स जो दोनों में कॉमन है वही लिखना है। ये नहीं होगा, ये होगा 5,5। अब चेक कर लीजिए, इसमें कहीं दिख रहा होगा, ये रहा। कितने एलिमेंट आ गए ए इंटरसेक्शन बी में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ए इंटरसेक्शन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए सर जी? 9 आ गए, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी ए इंटरसेक्शन बी की? इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस। कितने हैं? 9 है, सैम्पल स्पेस में 36 है, तो 1/4 आ रहा है। तो आप चेक करिए इनके इंडिपेंडेंसी, पी ए का 1/2, इसकी भी 1/2 और इसका 1/4। तो आप देख रहे हैं कि इनके एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी इनके प्रोडक्ट के प्रोबेबिलिटी के इक्वल आ रहा है। यानी क्या हो गए? ये ए और बी क्या हो गए? इंडिपेंडेंट हो गए। देयरफॉर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं? नहीं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी क्या है? 0 नहीं आ रहा है। ये इंटरसेक्शन भी 0 नहीं है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। लेकिन इंडिपेंडेंट है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्योंकि भाई ये इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट आए हुए हैं, 5 नहीं है, उसका प्रोबेबिलिटी सर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो आइए 3 कॉइन को साइमल्टेनियसली, मतलब समझ रहे हो, 3 कॉइन को एक साथ जो है टॉस कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, तो अगर आप 3 कॉइन्स टॉस कर रहे हो तो सैम्पल स्पेस में क्या हो सकता है सर जी? उसमें हेड 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 आ सकता है, या हेड हेड टेल आ सकता है, या हेड टेल हेड आ सकता है, या टेल हेड हेड आ सकता है, या हेड टेल टेल आ सकता है, या टेल हेड टेल आ सकता है, या टेल टेल हेड आ सकता है, या टेल 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 आ सकता है। कहने का मतलब ये हमारे क्या है? पॉसिबल सैम्पल पॉइंट्स हैं, इस हमारे सैम्पल स्पेस के, ठीक है। उसके बाद करें कंसीडर द इवेंट। ई क्या है? 3 हेड्स और 3 टेल, 3 हेड्स और 3 टेल। इवेंट ई में जो है 3 हेड या 3 टेल आ सकते हैं। तो ये ऐसे हमारे कितने एलिमेंट हैं? सिर्फ 2 हैं, ठीक है। उसके बाद एफ इवेंट है जिसमें एटलीस्ट 2 हेड चाहिए। तो एफ में कम से कम 2 हेड आए, 3 को तो उठा ही लेते हैं, हेड हेड टेल हेड टेल हेड एंड टेल हेड हेड। कम से कम 2 आए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकते हैं, ठीक। अच्छा, जी क्या है? एटमोस्ट 2 हेड चाहिए। जी में ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड होने चाहिए, तो ये 2 वाले तो उठा ही लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 होने चाहिए, इसका मतलब समझ रहे हो? 3 नहीं चाहिए उसको, उससे कम वाले चल जाएंगे, या जिसमें एक भी हेड नहीं होगा वो भी चल जाएगा, यानी ये सब उठा लेना है, ठीक। ये रहा, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं ऑफ द पेयर ई कामा एफ ई कामा जी एंड एफ कामा जी विच आर इंडिपेंडेंट। कह रहे हैं इस पेयर में से कौन सा इंडिपेंडेंट है, कौन सा डिपेंडेंट है, ये बताना है। आइए ई कामा एफ को पहले चेक कर लेते हैं। पेयर ई कामा एफ, इसको हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फाइंड करेंगे, क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट होंगे तो क्या कंडीशन होगा वो भी आपको दिखेगी, दे देगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा सर जी? 2 एलिमेंट हैं, टोटल सैंपल स्पेस में 8 हैं, 2/8 में से 1/4। अच्छा, एफ का क्या होगा? एफ में 4 हैं और सैंपल स्पेस में 8 है, तो ये हो गया 1/2। अब इंडिपेंडेंसी के लिए एक बार इनके अलग अलग रूट्स के बाद इनके इंटरसेक्शन की भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ मतलब दोनों में जो कॉमन हो। तो आपको सिर्फ ये हेड हेड वाला एलिमेंट क्या दिख रहा है? कॉमन दिख रहा है, यानी 1/8। अब चेक करिए, अगर ये इंडिपेंडेंट होंगे तो इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इक्वल हो जाएगी इनके अलग अलग प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के, ठीक है। तो इनका अलग अलग प्रोबेबिलिटी 1/4 इंटू एफ 1/2, जो कि हो गया 1/8,
और आपको पता है यही इसके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी है, तो देयरफॉर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। क्या है? इंडिपेंडेंट है। अच्छा, क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? नो, क्योंकि इसके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 नहीं है। अगर ये 0 नहीं है तो ये क्या है? नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या है? नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक। अच्छा, आइए हम दूसरे पेयर की बात कर लेते हैं, ई कामा जी का। तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तो पहले से ही पता है, क्या है? 1/4 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी क्या हो जाएगा? सर जी में 7 एलिमेंट हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस 8 हैं। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी क्या हो जाएगा? जो दोनों में कॉमन होने चाहिए। तो ई में क्या है? 3 हेड है, लेकिन इसमें है नहीं, 3 टेल इसमें है, यानी ये क्या है? कॉमन है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 1/8 आ जाएगी। सिर्फ एक एलिमेंट दोनों में है। अच्छा, अब इनकी इंडिपेंडेंसी के लिए क्या होना चाहिए कि इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इक्वल होनी चाहिए इनके अलग अलग प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के। तो आप हमें ये बताइए, इनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4 इंटू 7/8। अब आपको पता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 है, जो कि आपस में क्या है? इक्वल नहीं है। देयरफॉर ई एंड जी आर नॉट इंडिपेंडेंट। नॉट इंडिपेंडेंट। अच्छा, अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं है तो क्या हो सकते हैं? डिपेंडेंट है। ये क्या है? देयरफॉर ई एंड जी क्या है? डिपेंडेंट है। ठीक। आइए हम लोग थर्ड केस को भी देख लेते हैं। कौन सा पेयर? एफ कामा जी। एफ कामा जी में क्या हो जाएगा? एफ। आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या है? सर जी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमें पहले से पता है 1/2 है। ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ जी भी पता है, क्या है? सर जी प्रोबेबिलिटी ऑफ जी अभी अभी निकालें, 7/8 है। ठीक। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी क्या होगा? जरा देखिए एफ और जी में दोनों में क्या कॉमन है। तो एफ में ये वाला एलिमेंट कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, यही नहीं है, यानी 3 एलिमेंट इसमें कॉमन है, यानी 3/8। अब ये इंडिपेंडेंट होंगे अगर इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी इनके अलग अलग प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के। ठीक है। तो आप हमें ये बताइए इनके अलग अलग प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 1/2 जी 7/8, और जबकि इसकी वैल्यू क्या दी है? 3/8, और ये आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि एफ एंड जी आर नॉट इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट नहीं है तो क्या है? सर जी डिपेंडेंट है। क्या है? डिपेंडेंट है। अच्छा, क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? नहीं, एफ एंड जी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी 0 नहीं आ रही। वैसे यहाँ पर देख लीजिए, क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? नहीं है, क्योंकि इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है। ठीक है। तो कौन सा इंडिपेंडेंट हुआ? ई एफ। और कौन से डिपेंडेंट हुए? एफ जी एंड ई जी। ठीक। हमसे कह रहा है कि आप प्रूव करिए कि अगर ई एफ क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो वो ई एंड एफ डैश भी जो है इंडिपेंडेंट होगा। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले अगर ई एंड एफ हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इनके प्रोडक्ट के प्रोबेबिलिटी के इक्वल होगी। ये बात 100% सही है। ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं ये कोई इवेंट ई है, ठीक है, और ये कोई इवेंट एफ है। ठीक है। इवेंट एफ, ये इवेंट ई है। ठीक है। अच्छा, तो हमें प्रूफ क्या करना है? हमको प्रूफ करना है क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश इक्वल होगा पी इंटू पी एफ डैश के। क्यों? क्योंकि अगर ये इंडिपेंडेंट है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तो यही प्रूफ कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, आप हमें ये बताइए ये क्या है? सर जी ये है इंटरसेक्शन है इनका। ठीक है। इंटरसेक्शन एफ है। ठीक। अच्छा, अगर हम बात करें ये बाहर वाला रीजन क्या है? सर जी ये बाहर वाले रीजन जो है, आप यूँ कह सकते हो कि एफ का डैश है। किसका डैश है? एफ का डैश है, ई का डैश है। ये जो बाहर दिख रहे हैं ये क्या है? इनके डैश हैं, डैशेज हैं, मतलब इस इवेंट के बाहर वाले हैं। यूँ कह सकते हो कि बाहर वाला जो रीजन है, अगर ये पूरा रीजन हमारा जो शेडेड है, ये हमारा क्या है? ई यूनियन एफ है। तो बाहर वाला क्या है? सर जी बाहर वाला है ई यूनियन एफ का डैश है। क्या है? ई यूनियन एफ का डैश है। ठीक है, इसके बाहर वाले रीजन। अच्छा, अगर हम ध्यान से देखें तो हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर देखिएगा, अगर हम बात करें इवेंट ई की,
इवेंट ई को लिख सकते हैं क्या कि सर जी इवेंट ई का जो है इंटरसेक्शन आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अगर हमें सिर्फ इस इवेंट को डिफाइन करना है, सिर्फ इस इवेंट ई को हम इसकी बात करें तो हम क्या करते हैं, यूनियन ले लेते हैं इसके इंटरसेक्शन वाले पार्ट को और ये इस वाले पार्ट को। यानी अगर हम सिर्फ इस पार्ट को लिखना चाहें तो ये क्या है सर जी, ये वाला रीजन है, सिर्फ ये वाला रीजन, ये जो इतना पार्ट है मीन्स ये वाला पार्ट है, ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये प्योर ई है, प्योर ई है मतलब इसमें एफ नहीं है। तो यानी इसको लिख सकते हैं क्या, सिर्फ और सिर्फ इस वाले पार्ट को। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ का डैश मीन्स एफ के बाहर वाला रीजन। वैसे ही अगर हम इस तरह के पार्ट की बात करें, ये वाला पार्ट जो हमारा इधर का है इसकी बात करें तो ये क्या है सर जी, ये है क्या, एफ इंटरसेक्शन ई का डैश और ये बीच वाला इंटरसेक्शन एफ है। यानी कि अगर हम ई की बात करें तो लिख सकते हैं कि ई इंटरसेक्शन एफ का डैश यूनियन इसका ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है, ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा टोटल ई आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट की ई की, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ई इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ डैश प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ, टी इंटरसेक्शन एफ डैश। अच्छा, अब अगर हम दोनों साइड जो है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस से डिवाइड कर दें, ये जो सैम्पल स्पेस है एन एस, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस, तो डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश, ये हमें फाइंड करना है। ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हो गया। अच्छा, अब हम इसकी ज़रूरत है तो इन सबको इधर भेज देते, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश, ई इंटरसेक्शन एफ हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश। ये इंडिपेंडेंट है, वो बोला है कि इफ़ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट देन शो करिए वो क्या है, वो भी इंडिपेंडेंट है कि नहीं, ये प्रूव करना है। तो ये बताइए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इसको क्या लिख सकते हैं, ये इंडिपेंडेंट है तो इसका इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इसके प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। और ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का डैश। अगर हम यहाँ से पी को कॉमन ले लें तो आप देखो ब्रैकेट में 1 माइनस पी एफ बच रहा है। वो आपको पता है, क्या पता है, यहाँ देखिएगा कुछ पता होता है, यहाँ पर देखिएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस हमेशा क्या होता है, 1 होता है। और सैंपल स्पेस को हम आल्सो लिख सकते हैं क्या, अगर हमें पूरा सैंपल स्पेस ऑक्यूपाई करना है तो एफ को ले लें, एफ के बाहर वाला रीजन ले लें, मीन्स एफ यूनियन एफ डैश इक्वल्स टू 1, ठीक। कहने का मतलब ये हो गया कि सर जी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन एफ डैश इक्वल्स टू 1, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश इक्वल्स टू 1, तो अगर हम पी एफ डैश की बात करें तो वो हो जाएगा 1 माइनस पी एफ, ठीक है। तो यहाँ जो 1 माइनस पी एफ आ रहा है, क्या हम यहाँ पर पी एफ डैश लिख सकते हैं, बोलो हाँ सर, यहाँ आप पी एफ डैश लिख सकते हो जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ के इक्वल आ रहा है। कहने का मतलब ये हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश इक्वल आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश के। तो ये क्या हो गया कि सर जी ये ई एंड एफ डैश भी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। ई एंड एफ डैश भी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है, इवेंट है। अच्छा, तो साथ ही साथ हम आपको बता दें कि सिंपल सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर ई एंड एफ क्या है, इंडिपेंडेंट हैं, क्या है, इंडिपेंडेंट हैं, तो ई डैश एफ डैश भी इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। साथ ही साथ ई एफ डैश भी इंडिपेंडेंट होगा या ई डैश एफ भी इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। मीन्स इन दोनों के इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी इनके अलग अलग प्रोबेबिलिटी प्रोडक्ट के इक्वल आएगा, ठीक है। If A and B are two independent events, then the probability of occurrence of at least one of A and B is given by 1 minus P dash into PB dash. अच्छा, at least
एटलीस्ट मतलब समझ रहे हो, कम से कम एक हो ही जाए, मतलब ये बात कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की, ठीक है। जब एटलीस्ट की बात आ जाए तो ए यूनियन बी समझना, ठीक है। तो ये तो इक्वल होता है पी ए प्लस पी बी माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। साथ ही साथ हमें ये बताओ कि ए एंड बी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो ये इंटरसेक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर जी? सर जी ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, मीन्स पी ए इंटू पी बी, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ हमें ये बताओ अगर इसमें से हम लोग पी बी को कॉमन ले लें तो बताओ ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 माइनस पी ए बचेगा। अच्छा, 1 माइनस पी ए मतलब पी ए डैश हो गया। और इस पी ए को क्या लिख सकते हैं, ये पी ए को पी ए रहने दो अभी, और ये 1 माइनस पी ए मीन्स पी ए का डैश, ठीक है। अच्छा, पी ए क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पी ए डैश लिख सकते हैं, हाँ सर आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये हो गया पी बी और ये हो गया पी ए डैश। अब इन दोनों पी ए डैश से अगर हम कॉमन ले लें 1 माइनस पी ए, सॉरी पी ए डैश को, तो ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस पी बी बचेगा, ठीक। अब 1 माइनस पी बी डैश मीन्स ये हो गया पी ए डैश इंटू पी बी डैश, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारा इक्वल आ गया इसके, ठीक है। ये प्रूफ हो गया, ठीक, ओके।